हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी बैक टू प्रयोग आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज हम वापस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2013 का जीएस 1 हिस्ट्री के पीवाईक्यू से डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है एंड यूपीएससी आने वाले समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपसे पूछती है। सो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आपका बेस बनता है ये समझने के लिए कि आपको किस लाइन ऑफ थिंकिंग, आपका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, आपका कंटेंट बेस कैसा होना चाहिए एंड आपका जो डिमांड है उसको आपको कैसे फुलफिल करना चाहिए। एंड वही चीज आज हम इस आंसर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आप यूपीएससी के डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे, आप अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे एंड आपका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। सो सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि latecomer industrial revolution in Japan involved certain factors that were markedly different from what West had experienced. एनालाइज एक टेल वर्ड है। सो स्टार्ट करें तो ये बोला जा रहा है कि भाई जापान के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एंड वेस्ट के अंदर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। बट वेस्ट का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको उसके अंदर सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर आ चुका था एंड वो 1760s के दौरान आया, मतलब नियरली 18th सेंचुरी एडी के दौरान। वेरस जापान का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो 19th सेंचुरी एडी में आया, सो कंपैरेटिवली लेट। सो बोला जा रहा है कि दोनों भी जगहों पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया लेकिन दोनों भी जगहों के ऊपर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो डिफरेंट था। अब कौन से फैक्टर्स थे जो इन दोनों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिफरेंशिएट करते हैं? सबसे पहला तो आपका ये डिमांड है। दूसरा ये बोला जा रहा है, ये यहाँ पर कीवर्ड है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट करके यही चीज बस वो समझेंगे, लेट कमर को साइडलाइन कर देंगे और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान इट इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वर डिफरेंट फ्रॉम दी वेस्ट। सो बेसिकली ये लोग इसी डिमांड को फुलफिल करेंगे कि भाई जापान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे वेस्ट के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डिफरेंट था और उसी के ऊपर वो पूरे आंसर्स लिख देंगे। लेकिन नहीं, यूपीएससी ने यहाँ पर जो लेट कमर दिया हुआ है उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा होगा ना। सो यहाँ पर ये एस्पेक्ट है कि वाई जापान के अंदर जब 19th एडी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो क्यों इतना लेट हुआ, वाई वॉज जापान अ लेट कमर, तो इसके रीजंस भी तो लिखने पड़ेंगे ना। ओके एंड देन इसके ऊपर जाना पड़ेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो डिमांड क्या है? डिमांड, अब देखो मैंने आपको पहले भी मेरे लेक्चर्स के अंदर बताया, डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड क्या होता है आपका यहाँ पर कि सबसे पहले तो लेट कमर की बात कर रहे हैं कि भाई वाई वाई जापान के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो लेट हुआ, तो सबसे पहले हमें ये देखना है। एंड सेकेंडली वो कैसे अलग था वेस्ट के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, डिफरेंट था। सो ये डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन लेकिन अब इनडायरेक्ट डिमांड यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई ठीक है, जापान के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट आया, ठीक है लेट आया। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि क्यों लेट आया, वाई वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम टू जापान लेट। अब वो लेट आया उसका तो अपने रीजन लिखेंगे, बट वो क्यों आया, वाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली कम टू जापान, ये भी तो अपने को लिखना पड़ेगा ना। सबसे पहले अगर अपने लिख रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जापान के अंदर लेट था, तो लेट होने के बाद आया तो सही ना, तो क्यों आया ये भी तो लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द इनडायरेक्ट डिमांड, और क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया है बट इनडायरेक्टली पूछा गया है। सो यहाँ पर हमेशा हमें क्या करना होता है, जो भी डायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको आप हमेशा इलेबोरेट करिए। वेरएस जो इनडायरेक्ट डिमांड है उसको आप हमेशा क्या करिए, आप डायग्राम्स के माध्यम से, ठीक है डायग्राम्स हो गए। अब डायग्राम्स कैसे, या तो क्लाउड हो गया या तो हब्स एंड स्पूक मॉडल हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप डायग्राम के माध्यम से आप बस पॉइंटर्स लिख सकते हैं एग्जामिनर को बताने के लिए कि हाँ भाई लेट तो था लेकिन इन इन कारणों की वजह से आया, और जब आया तो वो ये फैक्टर्स थे जो इसको और वेस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस इज हाउ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर शुड बी। तो अब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के बाद आपका आ जाएगा कि भाई लेट कमर क्यों था ये। इसके बाद आ जाएगा कि भाई why what were the reasons for the coming of industrial revolution and then how was it different, and then finally आपका आ जाएगा conclusion। सो आपका आंसर बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग के ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि हर एक वर्ड जो यूपीएससी लिखता है दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। नाउ हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, एसेंस, क्वेश्चन के एसेंस को समझिए। अगर आपने ये एसेंस को समझ लिया है तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। सो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना था, हमें बेसिकली लेट कमर के बारे में लिखना था, हमें ये लिखना था कि भाई वो क्यों डिफरेंट है इसके बारे में भी लिखना था।
ओके। एंड देन अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके वजह से मतलब किस हिसाब का इम्पैक्ट रहा है वैसा। सो यहाँ पर अगर इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो Japan's latecomer industrial revolution, it refers to rapid industrialization which started post the Meiji Restoration in 1968. Now everyone might be aware about this fact and you need to validate your statement. So यहाँ पर मैंने वही चीज किया है। Unlike the Industrial Revolution, which started in the West in 18th century AD, these revolutions transformed agrarian societies into industrial powerhouses in both East and West. However, the characteristics in Japan it was different from the West. अब देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये बता दिया कि भाई ये लेट था, लेट कमर मैंने कैसे कर दिया। एक तो 1868 एंड वेस्ट का कब था 18 सेंचुरी एडी, तो सबसे पहले मैंने ये कर दिया। देन मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था। एक तो वो एग्रेरियन सोसाइटीज को उसने इंडस्ट्रियल पावर हाउसेज में बना दिया एंड देन उसके बाद कैसे वो डिफरेंट था वेस्ट है। सो ये तीनों चीज जब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी है तब एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई ही और शी हैज फुली अंडरस्टूड द होल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज। सो सबसे पहला पॉइंट अगर अपने एड्रेस करें कि व्हाई वाज जापान अ लेट कमर, सो वहां पर देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो एम्परर था मतलब वहां पे जो हायरार्की था, दैट हायरार्की इट वाज बेसिकली द जापान इट वाज बेसिकली अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव सोसाइटी, क्या है कि उस टाइम पे ओके उस टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया कि एम्परर वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ऑल्दो एम्परर के पास इतना ज्यादा पावर नहीं था, एम्परर के नीचे एक डायरेक्ट अथॉरिटी था हु वाज नोन एज द शोगुन। नाउ द शोगुन ही हैड द मेजर पावर। अगर आज के टाइम पे मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो शोगुन वाज द पीएम एंड प्रेसिडेंट डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ पावर एंड यही प्रेसिडेंट सारी चीजों को हैंडल करता था। और ये जो था ना साथियों, दिस वाज द हायरार्की। अब ये जो हायरार्की था ये बहुत ज्यादा मेंटेन किया जाता था एंड यही हायरार्की के बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते थे। सो सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आता है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इट इज अ न्यूनेस। ठीक है, ये नयापन है, ये एक लिबरलिटी लाएगा। ओके, ये कहीं ना कहीं इस हायरार्की को बदलने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर जो अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ये कहीं ना कहीं हायरार्की बदलेगा विच दीज पीपल डिड नॉट वांट बिकॉज दीज वर द पावरफुल पीपल हु हैड ऑल द राइट्स एंड द अथॉरिटीज, दे हैड ऑल द वेल्थ, सो दे डिड नॉट वांट दैट। सो इससे क्या पता चलता है कि जो जापान का सोसाइटी था वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव था एंड उनका जो ये जो स्ट्रक्चर था इट वाज वेरी मच रिजिड। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो शोगुनेट है, ये जो पूरे स्ट्रक्चर को है इसको शोगुनेट बोला जाता है एंड ये शोगुनेट ने कहीं ना कहीं न्यूनेस मतलब बदलाव को इन्होंने परमिट नहीं किया, इन्होंने उसको बाहर ही रखा। इसके अलावा जापान जो था ये हमेशा से ही फ्यूडल सोसाइटी रहा है। अब फ्यूडल सोसाइटी में आपको पता है कि देर इज पावर सेंट्रलाइजेशन, ओनली सम पीपल हैव पावर, दैट इज द फ्यूडल लॉर्ड्स, दे हैव पावर। एंड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आएगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा कि देर देर ये जो फ्यूडलिज्म और जो फ्यूडल सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं हट जाएगी एंड जो लोअर क्लासेस है, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स तो दे आर गोइंग टू बी लिमिटेड इन नंबर, मतलब इनका नंबर जो है बहुत कम रहेगा, वेर एज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इट इज गोइंग टू बी एग्रेरियन। सो एग्रेरियन से जब अगर इंडस्ट्रीज आएंगे तो एग्रेरियन से ये क्या होंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स बनेंगे एंड जब वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू हैव मनी, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, इट इज गोइंग टू कम एंड मनी के वजह से दे आर गोइंग टू बिकम अ बिट ऑफ पावरफुल, मींस दे आर गोइंग टू आस्क फॉर देयर राइट्स। और जब ये राइट्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनका जो अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं नीचे आएगा, विच द फ्यूडल लॉर्ड्स डिड नॉट वांट। सो दैट इज वाई ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और ये जो स्ट्रक्चर था ये कहीं ना कहीं इसको लिमिट कर दिया। सो जापान इट रिमेन्ड अ फ्यूडल सोसाइटी विद लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अंटिल द मिड 19th सेंचुरी। सो फ्यूडलिज्म की वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ इस हद तक कंपेयर टू द वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जापान ने क्या किया था, जापान उस टाइम पे ये देख रहा था, बाकी एशियन कंट्रीज को देख रहा था ये, क्योंकि ऑल ऑफ द एशियन कंट्रीज दे वर कॉलोनीज ऑफ द वेस्ट, ब्रिटेन के। और कॉलोनीज यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर
कन्वर्जन्स कर रहे थे, अपने रिलीजन को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। एंड यहाँ पर धोखाधड़ी से दे वर जस्ट कैप्चरिंग टेरिटरी, सो द जापानीज ऑल्सो सॉ टू दिस। सो इसके वजह से क्या किया, जापानीज लोगों ने फॉरेनर्स को एक्सक्लूड ही कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई फॉरेनर्स जो है ये कहीं ना कहीं फॉरेनर्स जो है ये कहीं ना कहीं इंडिया ये जो जापान है उसके अंदर बदलाव का कारण बन सकते हैं। दैट इज, इसको मैं एक और बार समझाता हूँ। एक्सक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स ड्यू टू सस्पेशन ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन एंड कोलोनियलिज्म डिलेड द ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब फॉरेन इंटरवेंशन किसमें? फॉरेन इंटरवेंशन इन द आइडिया दैट they might restructure the society, they might restructure the society, they might they might focus on conversions, ठीक है। they might focus on conversions and they might talk about the people in having their rights, they might promote divide and rule, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स दीज पीपल नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो वेस्टर्नर्स थे ये इन्होंने कॉलोनीज बनाए एंड इन कॉलोनीज के ऊपर रूल किया। एंड अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा रहेगा मर्केंटलिज्म के ऊपर, तो वहां पर मैंने आपको ये पूरा समझाया कि कॉलोनीज वाला एंगल जो था वो सिर्फ एक रिसोर्स एक्सट्रैक्टिंग एरिया था टू बेनिफिट दी होम कंट्री। सो ये सब चीजें जापानीज लोग देख रहे थे, इसके लिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई फॉरेनर्स जापान के अंदर आए ही नहीं, वही सबसे बेटर है। एंड लास्टली ये था कि भाई आइडियोलॉजिकल ऑर्थोडॉक्सी था जापान के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कंजर्वेटिव नेचर है। एंड इसी आइडियोलॉजिकल ऑर्थोडॉक्सी की वजह से वेस्टर्न आइडियाज भी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेस्टर्न आइडिया, तो वेस्टर्न आइडिया को इन्होंने बाहर रखने की कोशिश करी। क्योंकि वेस्टर्न आइडिया की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पर बदलाव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बदलाव सोसाइटी के अंदर हो सकता है, दैट इज वाई दे लिमिटेड इट, ठीक है। दैट इज वाई दे आर गोइंग टू लिमिट इट। सो दीज वर द रीजंस फॉर जापान। सो अब जैसे कि हमने डायरेक्ट डिमांड ऑलरेडी देख लिया, नाउ एज आई ऑलरेडी मेंशन टू यू दैट वी आल्सो नीड टू लुक इनटू द इनडायरेक्ट डिमांड, दैट इज रीजंस, ठीक है। ऑल्दो लेट आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन आया तो सही ना, तो इसके कुछ रीजंस भी थे। अब वो रीजंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। रीजंस के अंदर क्या था कि उस पर्टिकुलर जमाने में जो इंटेलेक्चुअल डिवर्सिटी था, ठीक है, मतलब उस जमाने में क्या था कि कन्फ्यूशियस की जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो की जाती थी। एंड इसके अंदर ही बहुत सारे लोग उभर के आए जिनका अलग अलग इंटरप्रिटेशंस था इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके। सो इसी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की वजह से क्या हो गया कि इन लोगों के बीच में राइवलरी स्टार्ट हुई। एंड इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस को, कि जापान के अंदर वेस्टर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस आना चाहिए। एंड स्लोली एंड स्टडीली व्हाट हैपन कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जापान के अंदर आ गया। इसके अलावा क्या हो गया कि जापान की जो इकोनॉमी थी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग और जो कॉमर्स है, इंटरनल कॉमर्स है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको सस्टेन करने के लिए इंडस्ट्रीज को लाना जरूरी हो गया था, दैट इज वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पर्टिकुलर टाइम पे कल्चरल लाइफ को भी, मतलब कल्चरल लाइफ भी यहाँ पर एक्सपांड हुआ। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि बहुत ज्यादा वैरायटी आ गए थे कन्फ्यूशियस स्कूल्स में, दैट प्रिवेंटेड इंटेलेक्चुअल स्टेरिलिटी इन जापान। क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी था, सो ये डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो गया कि इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्ट है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ा। ये लोग वहीं पर रुके नहीं, दे डिड नॉट स्टॉप एट दैट, मतलब स्टेराइल नहीं हुआ। सो बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इंटेलिजेंस जो था वो और ज्यादा बढ़ रहा था, न्यू थॉट्स वर कमिंग इनटू द पिक्चर। एंड बिकॉज ऑफ द न्यू थॉट्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आना जरूरी हो गया। एंड यही न्यू थॉट्स क्या थे जिसके वजह से एक्सपांशन इन एजुकेशन आया जापान के अंदर, और इसी एजुकेशन ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। इसके अलावा by the 1850s, economic growth was slowing as technological limitations hindered the agricultural growth and population. So, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बाधा बन रहा था, टेक्नोलॉजी का जो लैकिंग था। सो दैट इज वाई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गया था। सो दीज वर सर्टन ऑफ द रीजंस जिसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जापान के अंदर आया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मेन डिमांड की अगर हम बात करें कि कैसे वो अलग था, तो सबसे पहले स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेस्ट के जो भी कंट्रीज थे वहां का जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स देख रहे थे, लेकिन जापान के अंदर जो इंडस्ट्रीज थे उसको सरकार देख रही थी। तो वेस्ट के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वेर एज जापान के अंदर गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम आगे बात करें तो देर इज रोल ऑफ जाइबात्सु। वेस्ट के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंडिविजुअलिस्टिक था, मतलब एक बंदा वॉज द ओनर ऑफ वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री,
ठीक है, दैट इज द कार्नेगी फाउंडेशन, द रॉकफेलर फाउंडेशन। वेरएज जापान के अंदर क्या था कि एक पूरी फैमिली वाज द ओनर ऑफ द इंडस्ट्रीज, जैसे कि मित्सुबिशी। ठीक है, सो ये डिफरेंस था, इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस द फैमिली और द ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेस्टर्न नॉलेज, वेस्ट के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो धीरे धीरे करके बढ़ा था, मतलब इन्होंने सालों साल वो नए नए टेक्नोलॉजीज वगैरह ये सब बनाए। वेर एज ये जापान के अंदर क्या किया, इन्होंने जो भी वेस्ट के अंदर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आया उसको बस इन्होंने जापान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके ऊपर इन्होंने इनोवेट करना शुरू किया, मॉडर्नाइज करना शुरू किया। सो दे जस्ट अडॉप्टेड। सो दैट इज अनदर डिफरेंस इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि वेस्ट ने नए से शुरुआत करी, नींव रख के शुरुआत करी, वेरएज जापान ने ऑलरेडी जो था उसको अडॉप्ट किया। इसके बाद मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, वेस्ट का इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था मार्केट एक्सपांशन एंड इनोवेशन, मतलब इनका खुद का प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। वेरएज जापान का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये नेशनलिस्टिक था, मतलब इनके अंदर वो जो पेट्रियोटिक भावना थी ना, दैट वाज देयर, सो नेशनलिस्टिक प्रेजेंस वाज देयर, सो दिस वाज द डिफरेंस। सो ये मेजर चार डिफरेंस थे बिटवीन द वेस्ट एंड दी जापान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इसी के ही कॉन्टेक्स्ट में मैंने अब आपको यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है। पिछले दो कंक्लूजन मैंने आपको होमवर्क दिए थे एंड नाउ दिस इज द अनदर कंक्लूजन। मैंने क्या किया कि इंट्रोडक्शन के ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर मैंने जापान की प्रशंसा करी कि जापान, ऑल्दो जापान को बोला जाता है कि भाई वो लेट कमर है, लेकिन जापान ने क्या किया कि स्टेट लेड इनिशिएटिव्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड वेस्टर्न नॉलेज को एक साथ उसने ब्लेंड करके जो भी उसके चैलेंजेस थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर उसको साइड में हटा के आज के टाइम में जापान जो है इट इज अ पार्ट ऑफ बिग 5 कंट्रीज। सो दिस इज हाउ एंड कंक्लूजन शुड बी देयर, इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक, इट शुड बी पॉजिटिव इन कॉन्टेक्स्ट दैट ठीक है जितनी भी बाधाएं आई जापान के रास्ते में उसको ये हटा के आज के टाइम में उसका स्टैंडिंग क्या है। सो दिस इज हाउ द कंक्लूजन शुड हैव बीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड यहाँ पर साथियों आप लोगों के लिए एक एडिशनल पॉइंटर्स हैं जो मैंने दिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जापान के अंदर हुआ उसका इम्पैक्ट क्या था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो दोनों चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले यूपीएससी के मेंस के अंदर या स्टेट पीसीएस के अंदर आपको कभी भी सवाल आए तो आप ये कंटेंट को यूज कर सकते हो। सो विद दिस I end this particular session. I thank every one of you for watching. Do like, share and subscribe if you like the content.